फेस बुक में कायम अली शाह की तस्वीर हमारे साथ है और नबील गबोल के साथ है, कादिर पटेल के साथ है, जुल्फकार मिर्जा के साथ है। अब्दुल्ला मुराद की बरसी में इन्होंने खुद कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झेली तंजीम है अमन कमेटी। आज ये तस्लीम न करें, ये नए मॉडल है, हम पुराने मॉडल है, हमें पता है, इनको कुछ पता नहीं है। ये आज पीपल्स पार्टी में आए हैं आसमा, इनको कुछ पता नहीं है पीपल्स पार्टी के मंशूर क्या है, इसको तो पूछे। बदतमीज लोगों से बात इन्होंने जेल किस बात पे काटी है, इन्होंने जेल इस बात के काटी, 3 मिलियन लोगों ने बेच दी थी। याद है हम जुल्फिकार मिर्जा का वो स्टेटमेंट भी चला सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स अमन कमेटी के लोग। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्द उजैर बलोच के लिए काम करने वाले गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने कई पेटी बंद भाइयों के नाम उगल दिए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार उजैर बलोच के लिए काम करने वाले इंस्पेक्टर चांद खान न्याजी से तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्जिम इंस्पेक्टर चांद खान न्याजी ने अहम नाम उगल दिए। तफ्तीशी ज़राए बताते हैं इंस्पेक्टर चांद खान न्याजी ने तहकीकात के दौरान एसपी से लेकर कांस्टेबल तक 14 पुलिस एहलकारों के नाम लिए जो उजैर बलोच के लिए काम करते थे। इंस्पेक्टर चांद खान न्याजी को रेंजर्स ने चंद रोज पहले गिरफ्तार किया था। मुल्जिम लियारी गैंगवार के अरशद पप्पू, यासिर अरफात, यासिर पठान के कत्ल में मुलव्विस है। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम से तफ्तीश में जिन पुलिस अफसरान और एहलकारों के नाम सामने आए हैं उन पर हाथ डालने की तैयारी कर ली गई है। लियारी गैंग वॉर के किरदार उजैर बलोच ने ज़ाबिता फौजदारी दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्ड बयान हल्फी में पीपल्स पार्टी के क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। 29 अप्रैल 2016 को अदालत में दिए गए हल्फिये बयान में उजैर बलोच ने बताया कि उसने आसिफ अली जरदारी और उवैस के कहने पर शुगर मिल्स पर कब्जा की गई शुगर मिल्स को सस्ते दामों बेच दिया गया। आसिफ अली जरदारी के कहने पर 15 से 20 लड़के बिलावल हाउस भिजवाए। बिलावल हाउस के करीब बंगले और फ्लैट्स जबरदस्ती खाली करवाए। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर कायम अली शाह फरियाल तालपुर से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने 2 मुकदमात में इनामी रकम खत्म करवाई। सन 2013 के इंतखाबात में सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए फरियाल तालपुर से राबते में रहा और शाहजहान बलोच, जावेद नगोरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज को टिकट दिलवाया। इसी साल ऑपरेशन के पेश नज़र फरियाल तालपुर ने अपने घर बुलवाया जहां शर्जील मेमर और निसार मोराई मौजूद थे। इसी साल रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल करवाकर इल्ज़ाम मुखालिफिन पर लगवाया। जुल्फिकार मिर्जा, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए पुलिस अफसरान की तैनाती करवाई। एसपी इकबाल भट्टी को लियारी में तैनात करवाया। मेरे कई पुलिस अफसरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। पार्टी के कहने पर कई गैर कानूनी काम किए। कादिर पटेल के कहने पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 जराइम पेशा अफराद को नौकरियां दिलवाई। आप क्या बहुत करीब नहीं रहे उजैर बलोच के? उजैर बलोच जब नबील गबोल के बहुत खिलाफ हो गया और आपकी और नबील गबोल की भी आपस में नहीं बनती थी और उजैर बलोच नबील के खिलाफ था, तो क्या उस वक्त आप उजैर के करीब नहीं थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से करीब जिस तरह से आप समझना चाहते हैं, नहीं। नबील आज भी पीपल्स पार्टी में है। मैंने उसको वेलकम कहा, मुझे मिला था, मैंने कहा इट्स ओके, आप आओ। तो कभी भी नहीं है क्योंकि आप पीपल्स पार्टी में बस तकरीबन ही है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप वेलकम करें या ना करें? इसके अलावा भी शाहजेब, जब मैं था भी पूरी तरह इन, तो मैंने कभी किसी की मुखालफत नहीं की। आप एक सियासी शख्सियत थे और आप लोगों के सियासी क्लाउड पर तेजी से उजैर बलोच कब्जा करता चला गया। यहां तक कब्जा हो गया आखिर में कि लियारी के टिकटें वो दे रहा था। तो उस क्लाउड को बढ़ाने में आपका कोई किरदार नहीं है, तो कौन बढ़ा रहा था वो सारा क्लाउड उसका? शायद इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। अक्सर लोग बगैर समझे इसको बात करते। देखिए, बात यह कि लियारी की टिकटें एग्जैक्टली वो नहीं दे रहा था। बात यह थी कि जब लियारी ऑपरेशन खत्म हुआ तो जहां हम 7 शहीद पुलिस वालों का जिक्र करते हैं, वहां 50 लियारी के बेगुनाह लोग भी मारे गए, उनका भी जिक्र हमने करना चाहिए। तो फजा ऐसी बन गई थी कि इलेक्शन लड़ना महाल हो गया था। जाहिर है पुलिस अकेली रह गई थी, रेंजर्स किसी वजह से उस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले सकी, तो इलेक्शन होना ही तकरीबन मुश्किल हो गए थे। और एक ऐसी फजा बन गई थी जिसमें ना पोलिंग होती ना इलेक्शन होते। और सबसे बड़ा उनका जो है एतराज यह था कि लियारी के नुमाइंदे यहां नहीं रहते, तो उन्होंने कमेटी बनाई, बुजुर्ग कमेटी बनाई, दूसरी जमातों और सियासी जमातों से भी हम मिले, तो हमारी तरफ से एक कमेटी बनी और एक कंसेंसस डेवलप हुआ जिसमें उलमा भी थे लियारी के, फुटबॉलर्स भी थे, एजुकेशन से
تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے. جو یہ سارے کے سارے لوگ جب عزیر بلوچ سے وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں, قرآن پر ہاتھ رکھ کر اٹھا رہے ہیں, تو لیاری کے کام کے لیے نہیں, کسی فٹ بالر کے لیے نہیں, کسی لیاری کے بزرگوں کے لیے نہیں, عزیر بلوچ کے وفادار رہنے کا اٹھا رہے ہیں. تو جس نے ٹکٹ دیا تھا اسی سے وفاداری کا اٹھا رہے ہیں نا. اور کس سے؟ اور عزیر بلوچ کہتا تھا میں نے دلوایا ٹکٹ. میں کہتا ہوں شاہزیب, اس وقت اگر کوئی بڑے سے بڑا ترم خان بھی لیاری میں رہتا تو اسی سے وفاداری کا حلف اٹھاتا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کیسے؟ لیکن میں کیسے اتنا طاقتور ہو گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کی طاقت تھی. ہماری میں کہوں گا کوئی بھی کمزور سر, میں بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن سے تو میرا تعلق نہیں تھا. پولیٹیکلی مجھے اپنے ورکر بھی بچانے تھے, میرے لوگوں کا قتل بھی ہوا, میرے تحصیل کا صدر کا قتل ہوا, میرے درجنوں افراد بے گھر تھے اور وہ کلفٹن میں پناہ لیے ہوئے تھے, وہ لیاری نہیں جا سکتے تھے اپنے. عزیر بلوچ کو مسقط سے بائی روڈ دبئی جاتے ہوئے انٹرپول نے گرفتار کیا. عزیر بلوچ پولیس کو ارشد پپو قتل کیس میں مطلوب ہے. کراچی آپریشن شروع ہونے کے بعد حکومت سندھ متعدد بار عزیر بلوچ کے سر کی قیمت مقرر کر چکی ہے. عدالت میں پیش نہ ہونے پر لیاری گینگ وار کے اہم کردار کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کیے گئے. متحدہ عرب امارات کے ویزے پر عزیر بلوچ کی تصویر آویزہ ہے. عزیر بلوچ نے عبد الغنی خدا بخش کے نام سے غیر ملکی پاسپورٹ نمبر B25703266 پر 3 ماہ کا ٹورسٹ ویزا مارچ 2014 میں حاصل کیا. 2003 میں ارشد پپو نے عزیر بلوچ کے والد ٹرانسپورٹر فیض بلوچ اور فیضو ماما کو بھتہ نہ دینے پر قتل کیا, جس کا بدلہ لینے کے لیے عزیر بلوچ نے رحمان ڈکیت سے ہاتھ ملا لیا. رحمان ڈکیت کی موت کے بعد عزیر بلوچ سربراہ مقرر ہوا, جس نے دیرینہ دشمن ارشد پپو, اس کے بھائی اور رشتہ دار کو پولیس کی مدد سے اغوا کرا کر لیاری میں بے ایمانہ تشدد کر کے قتل کیا. مقتولین کے سروں سے فٹ بال بھی کھیلی گئی. لاشوں کی کئی دنوں تک نمائش بھی جاری رہی. لاشوں کے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی. لاشوں کی باقیات کو نالے میں بہا دیا. ارشد پپو قتل کیس تک عزیر بلوچ اور بابا لاڈلا ایک تھے, لیکن چند ہی ماہ بعد اختلافات پر بابا لاڈلا علیحدہ ہو گیا. عزیر بلوچ کا عسکری ونگ فیصل پٹھان چلا رہا تھا. پولیس اور رینجرز کی مسلسل کارروائیوں کے باعث عزیر بلوچ, بابا لاڈلا سمیت گینگ وار کے تقریباً تمام اہم سرکردہ کردار ملک سے فرار ہو گئے. لیکن ان کے کارندوں نے آج بھی اہلیان لیاری پر جنگ مسلط کر رکھی ہے, جس میں لاتعداد معصوم افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. عزیر بلوچ قتل, اغوا برائے تاوان, بھتہ خوری, دستی بم اور کریکر حملوں سمیت سنگین جرائم کے علاوہ انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں بھی شامل ہے. عمران حفیظ, ڈان نیوز, کراچی. پیپلز پارٹی کا گڑھ لیاری, وہاں پہ طالبان اور بی ایل اے کہاں سے آگے تھے؟ محمد صاحب کے مطابق آپ ہی کی حکومت کے دوران ایسا کیا چینج ہو گیا؟ مجھے افسوس سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ابھی آپ نے جو سلائیڈ چلائی ہیں, جو آپ نے فگرز دیے ڈیلی کے حساب سے, ملک محمد پیپلز پارٹی کا جالا تھا, پیپلز پارٹی کا آفس بیرر تھا, اس کو کس نے مارا؟ پولیس والے شہید ہوئے ہیں, 40 لوگ پچھلے 8 دنوں میں مارے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے, عزیر بلوچ مجھے یہ بتا دیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ چلیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے, میں ان کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے مان لیتی ہوں کہ نہ بی ایل اے ہے, نہ طالبان ہے, نہ کالعدم تنظیم کے لوگ ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ کون لوگ ہیں جو راکٹ لانچر سے مار رہے ہیں لوگوں کو, کون لوگ ہیں جو دستی بم سے مار رہے ہیں لوگوں کو؟ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی, لیکن مجھے ان سے جواب ضرور چاہیے. میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں, بالکل شرمیلا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پوری بات میں آپ کو, آپ لوگ نے تلاشنے دیے, لیاری والوں کو پرمٹ ہے, آپ لوگوں نے دیے, آپ لوگوں نے, آپ لوگ روزگار کی جگہ تلاشنے آپ لوگ نے پرمٹیں دیے, پسٹل کی نوٹیں دیے, آپ لوگ نے اگر ہم نے اسلحہ دیا, دستی بم نہیں دیے, میں راکٹ نہیں دیے, ہمارے پاس ایسی غیر قانونی چیزیں نہیں ہیں, ہمارے پاس ایسے والے تلاشن جوب کے پرمٹ ہے, ہمارے پاس پسٹل کے پرمٹ ہے, ہمارے پاس اسی طرح
छुपाने के लिए उनका करके खामोश हो जाए। उजैर साहब शवाहिद मिले हैं कि इनके साथ अंदर टीटीपी के लोग और कालादम बीएलए के लोग इनके साथ मौजूद हैं। टीटीपी के ये शवाहिद मिले हैं कि एक लड़का इनका शायद बिकेक पकड़ा गया, उसने इंट्रोगेशन में बताया कि हमने ये रहमत शीरी वाले को अगवा करके टीटीपी वालों के हवाले किया। इससे पहले भी हम जितने लोगों को किडनैप करते थे उनको तालिबान के हवाले करते थे और वो लोग तावान लेते थे। अब ये वाज़ेह सबूत मिल गए हैं और हमें ये भी सबूत मिले हैं कि कुछ तालिबान के लोग यहाँ इनके साथ अंदर बैठे हुए लड़ रहे हैं। एक ये भी सबूत मिला है कि एक लड़का जब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, सखी पठान, वो मसूद था और वजीरिस्तान का रहने वाला था और वजीरिस्तान में भी वो वांटेड था और कराची में भी वो वांटेड था। तो ये क्लियर सबूत मिल गए हैं और ये इस किस्म के जो असले का इस्तेमाल कर रहे हैं ये टीटीपी के लोग कर रहे हैं और ये इसके अलावा बीएलए के लोग भी इनके साथ अंदर जो है पुलिस पे अटैक कर रहे हैं। ओके, ये तमाम वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। मोहसिन ने इंकशाफ किया है कि 2012 से उसके पीपल्स पार्टी क़यादत के दरमियान हालात खराब होना शुरू हो गए थे। उज़ैर बलोच कहता है कि उसके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान ताल्लुकात और हालात खराब होना शुरू हो गए थे और ये हुआ 2012 से। उसने ये भी कहा है कि उवैस मुजफ्फर से उसके ताल्लुकात उस वक्त खराब हुए जब लियारी में ऑपरेशन का आगाज हुआ। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कराची ऑपरेशन में रवां बरस की पहली बड़ी कामयाबी, संगीन जराइम के 55 मुकदमात में मतलूब गैंग वॉर का अहम किरदार उज़ैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया। जीआईटी के मुताबिक उज़ैर बलोच ने बताया, फरियाल तालपुर ने लियारी में मुखालफिन को बंदूक के जोर पर कुचलने का हुक्म दिया। सरकारी मुद्दईयत में दर्ज मुकदमात आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने खत्म कराए। सरों की कीमत उस वक्त के वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर ने खत्म कराई। भत्ते, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, जमीनों पर कब्जे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए माहाना भत्ता वसूल करता था। 20 लाख रखकर बाकी आगे दे दिया करता था। 2 रेंजर्स एहलकारों, मुत्तादिद पुलिस एहलकारों और आम शहरियों को हलाक करने का एतराफ। अहकामात मिलने पर 14 शुगर मिलों पर कब्जा कराया। फरियाल तालपुर के जराइम पर निसार मुराई के, अब्दुल कादिर पटेल के, शर्जील इनाम मेमन के, सेनेटर यूसुफ बलोच के जराइम पर कराची पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के नाम उसने लिए हैं और क्या कुछ किस किस तरह से उसने किन किन बरसों में अंजाम दिया। रेंजर्स के एहलकारों हवलदार एजाज और मुनीर को शेर मोहम्मद के जरिए उसने कत्ल कराया, उनकी लाशों की बेहुरमती की। उसने ईरानी इंटेलिजेंस को दी मालूमात और अफसरान और तंसीबात के नाम बताए। 1 करोड़ माहाना का भत्ता आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर को जाता था। ये भी कहता है कि उसे आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से इंतकामी कार्रवाई का खतरा है। ये लोग उसे जान से नहीं है कि उज़ैर बलोच पर पहली दफा इल्जाम लगा है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, उज़ैर बलोच खुद 1 साल पहले ही ईरान की खुफिया एजेंसी से राबतों का एतराफ कर चुका है। 24 अप्रैल 2016 को उज़ैर बलोच ने मैजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 का बयान रिकॉर्ड कराया और अहम शख्सियात से ताल्लुक और गैर मुल्की एजेंसियों से राबतों का एतराफ किया, यानी किसी जीआईटी में नहीं बल्कि मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ किया। उज़ैर बलोच ने बताया कि हाजी नासिर को ईरानी खुफिया एजेंसी के नुमाइंदे के तौर पर वो जानता था। इसी हाजी नासिर ने ईरान में ईरानी खुफिया एजेंसी के अफसर से उज़ैर बलोच की मुलाकात कराई। ये उज़ैर बलोच ने बताया। उज़ैर बलोच ने मैजिस्ट्रेट को बताया कि ईरानी इंटेलिजेंस अफसर को कराची में कोर कमांडर, स्टेशन कमांडर, नेवल कमांडर कराची से मुतालिक मालूमात दी। इसके अलावा उज़ैर बलोच ने अदालत को बताया कि उन्हें और उनके घर वालों को आसिफ जरदारी समेत सियासी लोगों से जान का खतरा है। 2 मई 2016 को रोजनामा डॉन में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच से तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी करने पर मुल्जिम के खिलाफ फौजी अदालत में जासूसी का मुकदमा चलाने की सिफारिश की। जीआईटी में बताया गया है कि उज़ैर बलोच ने मुल्क में आर्मी की तंसीबात और ओहदेदारान से मुतालिक खुफिया मालूमात ईरान के इंटेलिजेंस अफसरान को फराहम की। ईरान के इंटेलिजेंस अफसरान को यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में उज़ैर बलोच के ईरानी खुफिया एजेंसी से राब्ते की तफसीलात भी दी गई।
کہ عزیر بلوچ کراچی آپریشن کے بعد ایران فرار ہو گیا. وہیں اس کی ملاقات دوہری شہریت رکھنے والے حاجی ناصر سے ہوئی. حاجی ناصر نے عزیر بلوچ کو مستقل طور پر تہران منتقل ہونے کی پیشکش کی. عزیر بلوچ نے ناصر کی پیشکش پر رضامندی ظاہر کر دی, جس کے بعد اس کی ایرانی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار سے ملاقات کرائی گئی, جس نے کراچی کی سیکیورٹی صورتحال اور مسلح افواج کے عہدیداران سے متعلق مخصوص معلومات فراہم کرنے کو کہا. یہ تحقیقاتی رپورٹ 29 اپریل 2016 کو محکمہ داخلہ سندھ کو بھی بھیج دی گئی. مگر پھر اس رپورٹ کا کیا ہوا؟ اس رپورٹ میں تو سب کچھ تھا, اس رپورٹ میں سب باتیں تھیں. اس کے علاوہ میجسٹریٹ کے سامنے 1 سال پہلے وہ خود اعتراف کر چکا تھا, تو 1 سال سے یہ بات اٹھی کیوں نہیں؟ 1 سال پہلے ملٹری تحویل میں لیا کیوں نہیں گیا؟ یہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ کچھ پتہ نہیں چل سکا. تقریباً روزانہ MNA MPS کے دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا ہمارے. میں MNA تھا, میرے دفتر میں بھی آتا تھا. رحمان مارا گیا تو رحمان کے مرنے کے بعد کمانڈرز تھے, انہوں نے اس کو سردار بنایا پیپلز امن کمیٹی کا اور لیاری گینگ وار کا 2009 میں. سو اس کا مطلب جو بھی گینگ وار کا کپتان ہوتا تھا یا سردار ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے ان سے اچھے تعلقات ہوتے تھے. لیاری میں کوئی پیپلز پارٹی کے بغیر چل نہیں سکتا ہے. جس کو لیاری میں رہنا ہے, جی اے بھٹو کا نعرہ لگانا ہوگا. یہ ایک نعرہ لگتا تھا ہمیشہ.